नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। देश में हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर में निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का नाम है, तो दूसरी एफआईआर में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत 31 और नाम दर्ज हैं। इस दूसरी एफआईआर में लिखा है कि नवीन जिंदल के ट्वीट की एनालिसिस की गई है और एनालिसिस के बाद अन्य लोगों के बयान भी शत्रुता फैलाने वाले पाए गए हैं। नवीन जिंदल दिल्ली बीजेपी के नेता थे और उनकी पार्टी पहले ही उनको निकाल चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद ओवैसी ने कहा, दिल्ली पुलिस पक्षपातवाद और संतुलनवाद के सिंड्रोम से ग्रसित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर पैगंबर साहब का अपमान किया, जबकि दूसरे पक्ष को बीजेपी समर्थकों को शांत करने के लिए नामजद किया गया है और ये कोशिश की गई है कि दोनों पक्षों से हेट स्पीच की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक नहीं 10 ऐसे ट्वीट्स जाहिर किए हैं। पब्लिक सवाल पूछ रही है, क्या हेट स्पीच की एफआईआर पर ओवैसी का ये विक्टिम कार्ड सही है? और क्या हेट स्पीच पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हंटर चला दिया है? यही सवाल आज पब्लिक का है। किसी भी धर्म को इष्ट का अपमान नहीं किया जा सकता। बीते दिनों पैगंबर साहब के खिलाफ बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि किस तरह ज्ञानवापी के में मिली काली गोलाकार आकृति, जैसे हिंदू पक्ष शिवलिंग की आकृति बता रहा है, उन पर मीम्स बनाए गए हैं, भड़काऊ बयान दिए गए हैं। मैं उन्हें टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये भी हेट स्पीच है। लेकिन हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद राजनीतिक पारा बढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी खुद पर एफआईआर को नाइंसाफी तो कह ही रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की राजनीति को कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि हिंदुत्व संगठनों की संस्कृति है कि हेट स्पीच और कट्टरता को प्रमोशन देते हैं, जैसे योगी को लोकसभा सीट और मुख्यमंत्री पद दिया गया है। ओवैसी अपने आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घसीट रहे हैं। खुद को हिंदुत्व की राजनीति का विक्टिम बताने की कोशिश करने वाले दानिश कुरैशी ने भी रिएक्शन दिया है। दानिश कुरैशी का नाम एफआईआर में 17वें नंबर पर है। अब हेट स्पीचर्स को काउंटर देना और हेट स्पीचर्स होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। दिल्ली दंगों के लिए में आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती है और पूरी की पूरी समूची सरकार पार्टी बचाने लग जाए तो और बात है, लेकिन समूची सरकार बचाने लग जाती है और उनके खिलाफ इंसाफ के हक में बोलने वालों को हेट स्पीचर्स की लिस्ट में डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब अफसोसनाक बात है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आपने ओवैसी और दानिश कुरैशी दोनों का रिएक्शन देखा। अभी अन्य लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने बयान में बेहद सावधानी बरत रही है। उसने भी केस पर ज्यादा खुलासा नहीं किए हैं। सुनिए दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नालवा क्या कह रही है। एक तो ये सेंसिटिव नेचर है हमारे एफआईआर का, ऊपर से ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं इसके कंटेंट्स के बारे में अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। क्या ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं कि इनको सुन के या इनको पढ़ के आगे लोग भी इस तरीके से हेट मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर है तो इसीलिए इसके ऊपर कमेंट करना अभी जायज़ नहीं होगा। हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको कुछ स्पेस देंगे, जैसे ही कोई फैक्ट्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। नोटिस वगैरह सर्व किए जाएंगे, इन लोगों को बुलाया जाएगा?
ये अगेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो बेटर इक्विप्ड होगी। जब वो जैसे कैसे वो प्रोग्रेस करेंगे, उनका प्रोरोगेटिव होगा, तो उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी। आज ओवैसी को जो दिक्कतें हैं, शायद उनका जवाब जब दिल्ली पुलिस नहीं दे सकी है, तो ओवैसी जी के क्या ये सवाल जायज हैं? सुनिए ओवैसी जी के सवाल। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठकर खड़ा होता है वो ये कि क्या दिल्ली पुलिस की एफआईआर हेट स्पीच के खात्मे में आखिरी कील साबित होगी? सवाल नंबर 2, क्या एफआईआर में नाम आने पर ओवैसी और दूसरे लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या अब तक हेट स्पीच पर एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है? और सवाल नंबर 4, क्या समय आ चुका है कि हेट स्पीच से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं, ब्लास्फेमी लॉ जैसे कानून? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल ईश्वर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ केरला से जुड़ रहे हैं। अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जाता है सुहेल सेठ जी को, मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है इन्हें। और सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक नैरेटिव चला है कि बस हेट स्पीच बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से हुई और बस तब से इस देश में जिस तरह से कोहराम मच गया है, एक ही तरफा बात हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हेट स्पीच का जो आज एक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या ये जायज है, या ओवैसी साहब का विक्टिम कार्ड वो जायज है? मैं समझता हूं कि ये एक्शन 10 साल पहले अगर हमारा देश लेता तो ये नौबत नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं जो भी हेट स्पीच में इंडल्ज करता है वो सच्चा भारतीय नहीं है, क्योंकि अगर वो सच्चा भारतीय होता वो ना तो धर्म की निंदा करता, ना धर्म को पब्लिक डोमेन में लाता। पर हाँ, जैसे आपने सही कहा कि अब लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और इस विक्टिम कार्ड को और बढ़ावा मिलेगा और ये बोलेंगे कि देखिए अब इस कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उस कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा। ये चीजें हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं और करेंगी। और जहां तक जैसे आपने सही कहा, हम कानून को क्यों नहीं अपना कार्य करने देते और कानून क्यों ये कार्य इतनी लेट करता है? अगर पुलिस पहले ही एक्ट करती, और मैं ये नहीं कह रहा कि जब पिछला इंसिडेंट हुआ या जो भी है, जब भी हेट स्पीच हो, हमारे देश में कानून है, प्रतिक्रिया है, जुडिशियल प्रतिक्रिया है, आप उसके तहत एक्शन लीजिए। पर आप एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि कभी आप एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और इस लॉ का उल्लंघन जो आपने इतने सालों से किया है, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जो लोग समझ सकते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी के खिलाफ भी, किसी के धर्म के खिलाफ भी वो कह देते हैं। और बदनामी किसकी होती है? देश की। बदनामी किसकी होती है? आपकी और हमारी एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। नहीं, दिस हैज टू स्टॉप। आप क्या बिना गाली के, बिना किसी को गाली दिए, आप क्या एक डिस्कशन नहीं कर सकते? मैं आपके प्रोग्राम पे, और आपकी ये इंटेलिजेंस है, मैं हजारों बार आया हूं, मैंने कभी किसी को गाली दी है, गाली गलोच की है? नहीं। देयर हैज टू बी अ सिविल वे ऑफ बिहेविंग। बिल्कुल, आपके 7 सेकंड खत्म होते हैं और यही सवाल मैं पूछूंगी आशुतोष जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आशुतोष जी, क्या आपने बहुत कुछ लिखा है इस मामले पर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हेट स्पीच का पूरा दारोमदार एक ही तरफा है? क्या एक ही तरफ से हेट स्पीच होती है, दूसरी तरफ से नहीं होती? मैं पूछना चाहती हूं कि आज अगर एफआईआर दर्ज हुई हैं 31 लोगों और ओवैसी जी के खिलाफ, नुपुर शर्मा पे भी हुई है, नवीन जिंदल पे भी हुई है, तो आप इसे एक तरफा एक्शन कहेंगे या
संतुलनवाद जिस तरह ओवैसी जी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूं, आप पहले की बातें छोड़ दीजिए, आज जम्मू में जिस कदर की हेट स्पीच हुई है और उसमें कहा है टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मैं मानती हूं किसी के भी धर्म की अपनी एक जो इच्छा होती है उसमें आप बिल्कुल कोई इस तरह की बात नहीं कह सके जो किसी के दिल को चोट पहुंचाए, किसी की भी मान्यता पर चोट पहुंचाए। पर ये क्या एक ही तरफ के ऊपर दारोमदार है? क्या ये ताली दोनों हाथों से नहीं बज रही थी? नविका, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई नवीन जिंदल और उनके खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ, मैंने नॉर्मली लोग कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का आलोचक हूं, मैंने ट्विटर पर आके कहा कि एक अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसकी सराहना की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, और मैं सुहेल सेठ की इस बात से 100% सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अगर जिस वक्त ये जुर्म हो रहा हो, जिस वक्त ये अपराध हो रहा हो, जिस वक्त ये काम हो रहा हो, अगर उसी वक्त कानून बिना किसी के का भेदभाव किए हुए अगर कार्रवाई करेगा तो इस तरीके की हरकत नहीं होती। जो बात नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने की और उसकी वजह से जो 15 देशों की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हैसियत हो गई कि भारत से कहे कि आप माफी मांगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और आज की तारीख के अंदर अगर अभी भी दिल्ली पुलिस अगर जाग जाए या भारत की पुलिस जाग जाए, अगर हेट स्पीच करने वाला कितना भी बड़ा क्यों हो, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, किसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, नवीन जिंदल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और वो भी जब सब जगह से भारत को गालियां पड़ चुकी थी, भारत को माफी मांगनी पड़ी थी, भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी थी, उसके बावजूद में भी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सवाल तो उठेगा, एक तरफ का नैरेटिव बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, अवनीजेश अवस्थी जी ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नवीन जिंदल पर कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज करना क्या कार्रवाई नहीं होती? और अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ साथ लोग कह रहे हैं भाई सर कलम कर दो, इनका सर तन से जुदा कर दो, क्या वो सही है? मैं मानती हूं आपत्तिजनक अगर कुछ हो, कुछ फैक्ट्स नहीं हो, सबको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन भाषा का नियंत्रण सिर्फ एक तरफा हो, क्या ये जायज है अवस्थी जी? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। आज जितनी मासूमियत से ओवैसी साहब ये पूछ रहे हैं कि किस अपराध की मुझे सजा दी जा रही है, मुझे हैरत हो रही है। ये वही ओवैसी साहब हैं जो कह रहे थे कि जिस दिन चला जाएगा नरेंद्र मोदी हिमालय पर और ये योगी मठ में, तब तुम बचाओ, तुम्हें बताओ कौन बचाने आएगा। इससे ज्यादा बड़ी चुनौती, धमकी और हेट स्पीच क्या हो सकती है? और ऐसा एक नहीं, उनके भाई पर जो था कि 15 मिनट के लिए हटा लो, वो सारा देश जानता, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस वहां की पुलिस को नहीं मिला वो वीडियो, कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले और वो छूट गए। आप बताइए क्या है? ये विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत पुराना तरीका है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म के प्रति कोई भी अभद्र भाषा का, अभद्र विचार तक का भी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी आस्था का हक है। लेकिन आपको याद होगा कि श्रीसंत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग के केस में नाम आया। अजरुद्दीन ने कहा चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूं इस देश में, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत के पास कोई नहीं था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जिस तरीके से MF हुसैन को बचाया गया, क्या MF हुसैन ने वो तस्वीरें बना करके क्या उसका ईश निंदा नहीं की थी? क्या मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी आपसे, क्या कानून अलग होता है अलग लोगों के लिए? और मैं पूछना इसलिए भी चाहती हूं कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखना क्या सही है? बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा गलत किया, ठीक है, लेकिन जब बाहर के देश इस तरह की बात कर रहे हैं तो किस तरह हम राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया हमने। सारी ऑपोजिशन, सारी विपक्ष की पार्टियां मतलब इस देश का, भारत का मजाक उड़ाने लग गई कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, बीजेपी की वजह से हो रहा है। उस वक्त जब देश के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, आप बिल्कुल सवाल उठाइए, अपने घर के अंदर जितने झगड़े हैं करिए, लेकिन बाहर के देशों के सामने एकजुट रहना चाहिए, या राहुल गांधी जी की तरह ये कहना चाहिए कि देखिए मोदी को बाहर से सवाल पड़े, मोदी जी को डांट पड़ी, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंची है, और बिल्कुल इस पर एक इस तरह का तंज करना, क्या ये सही था?
नाविका जी देखिए, 2014 से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जब से सरकार बदली है, ये काम तो मैं पहले कह रहा हूँ कि तब से होना चाहिए था। और ये तो मोहरे हैं, नुपुर शर्मा और ये नवीन, तो गिरिराज जी जो मंत्री हैं, प्रजा ठाकुर हैं, साध्वी प्राची हैं, कपिल मिश्रा हैं, प्रवेश वर्मा हैं। अगर इनकी हेट स्पीच, ये देखिए ये एक नई रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि ये तो इनको सूट करता है ये काम। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कोई काम नहीं कराया, या सरकार बीजेपी ने, कि इन्होंने हेट स्पीच दी है। चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी वोट चाहिए, पूरी वोट है नहीं, उन्हें ममता जी के यहाँ भी चाहिए, उन्हें उड़ीसा की भी चाहिए, तेलंगाना की भी चाहिए, अपनी मर्जी का राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो ये कुछ समय के लिए, माहौल चेंज करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, उस चुनाव को जीतने के लिए, किसी भी स्तर पे मैं आपको ये खुलासा कर रहा हूं, और आप याद करेंगे मुझे कि मैंने कोई बात कही है, फिर ये शुरू हो जाएगा दौर। अगर बात करनी थी तो ये जो हेट स्पीच में खाली एफआईआर दर्ज की है, जिग्नेश मेवाड़ी हमारे विधायक को 2500 किलोमीटर दूर पकड़ के एक ट्वीट के ऊपर अरेस्ट करके बंद करके जेल भेज दिया जाता है। अरे इनको खाली एफआईआर, इन्हें जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ कायदे से मुकदमे दर्ज हो, तो समझ में आता है लोगों को, तब पता चलेगा कि यूट्यूबर को बंगाल से जाकर पुलिस गोवा से उठा लेती है, राजस्थान में कितने लोगों को उठाया है, ये शायद ब्यौरा आप भूल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैं चाहती हूं, एक तरफ आप कहते हैं इस देश में फ्री स्पीच होना चाहिए, और राहुल ईश्वर जी दूसरी तरफ फ्री स्पीच सिर्फ एक तरफा होनी चाहिए, दूसरी तरफ में नहीं होनी चाहिए। क्या ये न्याय है? नाविका जी, हिंदुओं के खिलाफ जब कोई हेट स्पीच करता है उसे हम प्रोग्रेसिव ब्रांड करता है, वो लिबरल्स है। श्री कृष्णा के खिलाफ, स्वामी अय्यप्पा के खिलाफ तमिलनाडु में जो हुआ, उसके मैं आपके प्रोग्राम में भी नहीं कह सकते क्या कहा उन्होंने, बहुत नीची तरह की कमेंट्स हुआ, मगर वो सब फ्री स्पीच है, प्रोग्रेसिव है, वो रैडिकल, वो प्रोग्रेसिव पार्टी है। मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि हमें मॉडरेशन की जरूरत है। मैं एमएफ हुसैन जी के खिलाफ, और हमारे ग्रुप ने एमएफ हुसैन जी के खिलाफ केरला हाईकोर्ट में गया, क्योंकि उसका पेंडिंग्स था। एमएफ हुसैन जी का आदर करता हूं, मगर कुछ ही ऐसे पेंडिंग्स है, भारत माता, रेप ऑफ इंडिया, सीता माता या दुर्गा माता, काली माता के खिलाफ जो पेंडिंग्स है, उसके विरुद्ध हम केरला हाईकोर्ट में गए। उसका अवार्ड था, लेफ्टिस्ट वामपंथियों ने दिया, उसको कैंसिल भी किया, मगर हम सब कम्युनल हो गया। इस्लामोफोबिया गलत है, मगर हिंदू फोबिया भी गलत है। हिंदू फोबिया को, हिंदू हेट्रेड को हमारे देश में प्रोग्रेसिव ब्रांड करता है, लिबरल ब्रांड करता है, फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांड करता है। हमें भी इक्वल हक है, क्योंकि हिंदुओं को और हिंदू देवताओं को रिस्पेक्ट देने के लिए, मगर कुछ ऐसा लोग है, वामपंथी लोग है स्पेशली, वो हमारे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाता है और उससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करता है। हमें एक बैलेंस चाहिए, एक सेंस ऑफ मॉडरेशन चाहिए, सेंटर राइट हो, सेंटर लेफ्ट हो, एक सेंस ऑफ मॉडरेशन चाहिए। वो मॉडरेशन के बजाय ये सब प्रॉब्लम्स ही होगा। मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या समाजवादी पार्टी भी यही समझती है कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन हिंदू फोबिया अगर हो तो वो अच्छी बात है, वो लिबरल होता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? बताइए, क्योंकि आज सवाल दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं। और अगर मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रही हूं तो ये आज का है। आज जम्मू में जिस तरह की हेट स्पीचेस हुई हैं, मतलब आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की बातें की गई हैं। इस वीडियो में विडंबना आप देखिए कि एक तरफ हेट स्पीच पर एफआईआर हो रही है, दूसरी तरफ मस्जिद में खड़े होके ये कहा जा रहा है, और टेलीविजन पर पूरा ऑडियो खुलकर मैं सुना भी नहीं सकती क्या क्या कहा जा रहा है, पर अंजुमन इस्लामिया से जुड़े बताए जा रहे हैं ये लोग, और इसमें कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की गर्दन पकड़िए, नहीं तो गर्दन काटनी हमको भी आती है। ये किस तरह का माहौल है? और मैं इसीलिए ये बात पूछ रही हूं कि अगर शिवलिंग को फवारा बुनाना है, अगर आप उसे कहें काली आकृति है जिस पर कोर्ट फैसला देगा तो ठीक है, लेकिन शिवलिंग के बारे में तो हेट स्पीच मानी नहीं जाएगी अगर उसे फुआरा बुलाते हैं लोग और दूसरों की आस्था को अगर हर्ट करते हैं। लेकिन अगर और कुछ दूसरी तरफ से बोला जाएगा तो वो हेट स्पीच है। इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या ये सही है? नहीं नाविका जी, ना ये सही है ना वो सही है। और अभी अपने स्टार्टिंग कमेंट्स में राहुल सेठ जी ने बोला कि इसको 10 साल पहले रोकना चाहिए था, और नेशनल क्राइम बोर्ड ने जो डाटा दिए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय हेट स्पीचेस के लगभग 336 मामले दर्ज किए गए थे।
अभी तक खाली उसमें 19 ट्रायल हुए हैं और 4 को सजा हुई है। और 2020 में जब ट्रायल दिया तो वो 6 टाइम्स बढ़ के 1804 मामले दर्ज हुए, जिसमें 186 ट्रायल और 38 को सजा दी हुई। कन्विक्शन रेट 20% है। इसका मतलब 2014 के बाद से हेट स्पीच एक बड़ी तरीके से प्रोपेगेंडिस्ट तरीके से पूरे देश में फैलाया जा रहा है, वो चाहे हिंदू फैक्टर्स की तरफ से चलाया जा रहा है या मुस्लिम फैक्टर से है। ये देखा जा रहा है कि किसको किसका राजनीतिक फायदा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये परिपाटी रही है, जितना ज्यादा हेट स्पीच करोगे, जितना नफरती आग उगलोगे, चाहे ऊपर से नेता बैठे हो चाहे प्रवक्ता बैठे हुए हो, उनको उतना ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है। आप अनुराग ठाकुर जी को देख लीजिए, जब उन्होंने दिल्ली इलेक्शन में बोला कि देश को गद्दारों को, उसके बाद क्या हुआ, राज्य से उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ऐसे तमाम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के पास पड़े हुए हैं। तो मैं सुहेल सेठ जी आपसे पूछना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है, बहुत खराब पार्टी है, सिर्फ हेट स्पीच होता है वहां और कुछ नहीं होता, और वैसे कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ये क्राइम का डेटा है, लेकिन 10 साल पिछले शुरू होते हैं 2014 से, 2012 से नहीं, 2014 से शुरू होते हैं। तो ये तो गिनती है, ये तो गणित है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव कह दें कि हमारे देश में क्या है, कोई पत्थर है उस पर लाल झंडा लगा दो और वो बन जाता है मंदिर और वो बन जाती है हमारी मूर्ति, तब ये किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन अगर काली आकृति को शिवलिंग कह दिया जाए, फवारा ना कह दिया जाए, तो लोगों की आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार हो जाता है। नाविका जी, 2014 से पहले भारत नहीं था, ये कंगना रनौत होने वाली देश की डिप्टी पीएम कहती है, चूंकि वो कभी भी बन सकती है। वो कहती है कि 2014 से आप जवाब मुझे देने दीजिए ना। प्रश्न तो मुझसे किया गया, मेरा नाम अजय नहीं है, मेरा नाम सुहेल है, उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं यही कहूंगा, हमाम में सब नंगे हैं। तो ये मत समझिए कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस साफ सुथरी है, समाजवादी पार्टी ठीक है, सब है। और जैसे कि समाजवादी पार्टी के भाई साहब ने कहा, देखिए, अगर आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतना नीचा कर देंगे और इतनी नीच इन सच अ termite infested way, if politics is going to be dealt with, ये पब्लिक लाइफ में आएगा ही आएगा, वो सीपेज पब्लिक लाइफ में आएगी। और लोग को बोलेंगे कि भाई अगर हमारे नेता धर्म को गाली दे सकते हैं और जैसे अवस्थी जी ने कहा अभद्र भाषा यूज कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मेरा एक ही कहना है नाविका जी, देखिए, आप तो टीवी और इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, आप उनको नफरत की भाषा सिखा रहे हैं और नफरत में दे विल ग्रो अप इन रेज एंड एंगर। डू यू वांट दैट इन दिस कंट्री? आप क्या इस देश का बंटवारा चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि रोज देश में दंगे हों? कोई नहीं चाहता। कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहता, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं चाहता। तो आप चाहते क्या हैं? आप धर्म को जितनी गालियां देते हैं, आप अपने मन में दीजिए। आप अगर पब्लिक लाइफ में हैं तो पब्लिक लाइफ की तरह बिहेव करिए, नहीं तो आप पब्लिक लाइफ से दफा हो जाइए। और हमारा कैसा कानून है जो कि इन लोगों को, और जैसे वो भाई साहब ने कहा समाजवादी पार्टी की, उन्होंने वो जो टिप्पणी की, आपकी कन्विक्शन रेट इतनी पुअर है, दे हैव नॉट बीन ब्रॉट टू जस्टिस। आप क्या इस देश का फिर से बंटवारा करेंगे? और अगर देश का बंटवारा हो गया, उसके लाइन आपको ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। बंटवारा पहले दिल में होगा, पहले दिमाग में होगा। और कोई हम में से कोई नहीं चाहता कि धर्म को लेके इस देश का बंटवारा हो। जो भी हो, किसी धर्म का हो, वो चाहता है कि मेरे प्लेट पे खाना हो, मेरे तन पे कपड़े हो और मेरी शिक्षा हो, हेल्थ हो। आप धर्म को कितनी धर्म की तौहीन करेंगे और कितना आप टॉलरेट करेंगे? तो यही सवाल अजय जी, आप कंगना रनौत पर टिप्पणी करने में तो आपका फ्री फ्लो है। कंगना रनौत क्या इस देश की नागरिक नहीं है? उसके अपने विचार नहीं हो सकते? चलिए, कंगना रनौत को छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब कहते हैं, सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि आरएसएस वाले बोको हराम और आईसिस के लोग हैं, और जब राशिद अल्वी जी कहते हैं कि जो जय श्री राम कहते हैं वो राक्षस है, तो ये क्या सही है? ये सही है? ये हेट स्पीच नहीं है? क्योंकि आप हिंदुओं के बारे में ऐसा कहते हैं या हिंदू धर्म फॉलो करने वालों को ऐसा कहते हैं, तो वो तो कुछ कहेगा नहीं।
ये आपने मन में सोच के नाविका जी, कांग्रेस पार्टी ना कभी हिंदुओं के खिलाफ थी, तो ना है ना होगी। नहीं तो राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है? क्या गिरिराज किशोर बीजेपी में नहीं है? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी, तो आप कह रहे हैं अनुराग कि ठाकुर बीजेपी में नहीं है? तो ये अनगाइडेड मिसाइल है। ये होता है, ये कहने लगते हैं आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया? हमारी पार्टी ने जब भी कोई चीज क्या एक्शन हुआ है, इतने बड़े उस पर जब 27 कंट्री होना, देखिए बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री आपको जब धमकाने पे आ जाती है, तो हमारी छवि जब हम देखते हैं कि हमारे विश्व गुरु बन गए थे और भारत का नाम कहां था। सेठ साहब सुन ले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुन लीजिए। मैं भी रोक सकता था, टोक सकता था। तो उस वक्त बांग्लादेश जैसे छोटी कंट्री हमें धमका रही है इस विषय पर, और यह एक्शन 9 दिन पहले होना चाहिए था। यह पूरे देश और अखबार और चैनल और आपका टीवी भी कह रहा था। 9 दिन बाद इसलिए हुआ कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन की जो 57 कंट्री हैं, उसका कहीं ना कहीं से दबाव और उससे जो बिजनेस रिलेशन है हिंदुस्तान के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा नाता है, जो हमारे यहां हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक है, 2014 से वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। राम रहीम, सलीम सुल्तान, श्याम मोहन, आपस में हम लोग जो व्यापार बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ अब क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है 2014 के बाद उठा के देखे 2022 तक कि हम किधर बढ़ते जा रहे हैं और किधर घटते जा रहे हैं। ये देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। आंकड़े अगर दिखाने हैं, बुजुर्ग बोल के मुझे तो उन्होंने पाक कर दिया है। मैं तो खुश हूं जी बुजुर्ग होके। जब तक राहुल गांधी यूथ कांग्रेस या यूथफुल लीडर होंगे, मैं ओल्ड एज एम्ब्रेस कर लूंगा। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े प्यार से मुझे बुजुर्ग बुलाया है, कभी किसी ने मुझे बुजुर्ग नहीं बुलाया, पर आज ये भी शुरुआत आपने कर दी है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कांग्रेस का। और आपने दिल पे ले ली बात। ये हेट स्पीच नहीं थी, ये हेट स्पीच नहीं थी, आपने दिल पे ले ली। पर नाविका जी जैसे अब देखिए, अजय जी भी हंस रहे हैं, अजय जी भी हंस रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरा बुजुर्ग नाविका जी, तो मैं आपको कह देता हूँ, यू आर द सो लुकिंग यंग इन ऑल अवर टीम। हमारी जो मीडिया की जितनी टीम बैठी है, नाविका जी तो 50 लगती है, लेकिन आप उससे भी कम लग रहे हैं। मैं 50 कहां से हो गई? औरतें कभी नहीं होती हैं 50। चलिए, लेकिन देखिए सब हंस रहे हैं। हम अगर देश को बढ़ाना चाहते हैं, हंसें। गुस्सा, क्रोध, इसे आप थोड़ा त्याग दें। जी अब निजेश। नाविका जी मैं एक वक्तव्य नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों वक्तव्य बता सकता हूं। मणिशंकर अय्यर ने जानते हैं क्या कहा था कि दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, 10,000 कमरों में से कौन से कमरे में जन्म हुआ था, ये कोई बता सकता है क्या? ये मणिशंकर अय्यर ने कहा। निकाला नहीं गया था। निकाला पता कब गया उनको? जब उन्होंने कहा ये बहुत ही नरेंद्र मोदी के बारे में कि ये बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, और वो भी निकाला नहीं गया, पेपर में निकाला गया। वो रोज ऑफिस आते थे, बाकायदा घोषणा पत्र समिति के मेंबर थे, वो घोषणा पत्र बनवा रहे थे कांग्रेस का। इसलिए आप यहाँ बैठ करके ना ऐसी बात मत करिए जिसपे किसी को विश्वास ना हो। दूसरे आशुतोष शर्मा जी जो हैं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, यहाँ बैठ करके बहुत अच्छी बातें कह सकते हैं। अभी लाल बिहारी यादव ने क्या कहा है, आप जानते हैं लाल बिहारी यादव ने क्या कहा है? उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपके बर्क साहब क्या बोलते हैं, एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं, और वो नाहिद हसन क्या कहता था कि यहाँ हिंदुओं से कोई सामान नहीं खरीदेगा, जिसको आपने कैंडिडेट बनाया। मैं इसलिए क्या कह रहा हूं कि 2014 के बाद से ये देखने वाले हेट स्पीच बढ़ी है, लेकिन किसके प्रति? नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रति हेट स्पीच बढ़ी है। और आपने कह दिया आंकड़ा बढ़ गया। अरे हिंदुओं के और नरेंद्र मोदी के प्रति हेट स्पीच बढ़ी। हैरत होती है कि राजनेता शरद पवार के खिलाफ कोई अगर पोस्ट कर दे तो वो जेल में महीनों तक रह सकता है, लेकिन अगर भगवान शिव के ऊपर कोई करे तो 12 घंटे के अंदर वो बाहर आ जाता है जमानत पर। यह हैरत होती है मुझे इस बात पर। जवाब दीजिए आशुतोष। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 12 घंटे के अंदर उस पोस्ट पर जमानत मिलने पर बाहर आ गया, और शरद पवार के खिलाफ बोलने पर वो महीने भर से कोई जेल में है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है ये, बताइए ना। और इस पर क्या लोगों को इस पर अंदर से क्या वो सहज होता है, जो भड़कते हैं ना जो लोग, वो सहज होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसको बदलिए। आप लोग जिस तरीके से हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे अब तक, वो लेना बंद कीजिए। इस देश में मैंने आपको अजरुद्दीन और श्रीसंत का उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति उस पर बोलना चाहे तो जरूर बोले उस पर कि ऐसा क्यों होता। और सिर्फ अजरुद्दीन नहीं है, आप लंबे उदाहरण में दे सकता हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जहां पर यह कहा गया कि मैं चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग का हूं इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये अब इस देश में चलने वाला नहीं। अजनेश अवस्थी जी, आशुतोष जी पहले, फिर आपके पास आते। नहीं, हैरत मुझे बहुत होती है जब अजनेश अवस्थी जी जो है
लाल बिहारी यादव को कंपेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री ने ये बोला, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए, अवनीश जी आराम से डिबेट कर लेते हैं ना, आप में अपने में बोलिएगा। आप तो भूल जाते हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इसको रोकना चाहती है? जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर ये बोलते हैं कि आग लगाने वाले को कपड़ों से पहचाना जाता है, जब इस देश के गृह मंत्री ये बोलते हैं कि बटन इतनी तेजी से दबाओ कि वहां पे शाहीन बाग में आग लगेगी, या बटन इतनी तेजी से लगाओ कि आजम खान को करंट लगेगा जेल में। एक मिनट रुक जाइए, प्रवेश शर्मा कहते हैं बैठ के कि रेप करेंगे आके घर में घुस के आपकी बेटियों को, आप भूल जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में जिस तरीके से हिंदू के नाम पे आपने हिंदू मुस्लिम वाद किया है, वो पूरा विश्व देख रहा है, और वो एक बार नहीं हो रहा है। और रोकेगा क्यों? रोकेगा तो इसलिए जब आज के सिनेरियो में, ग्लोबल सिनेरियो में, जहां पे रशियन और यूक्रेन वॉर चल रही है, एक नया फ्रंट चल रहा है, एक नया गल्फ कंट्री से नई पावर फोर्सेस चल रही है, जब प्रेशर होता है तब ये रोका जाता है। आप लोग तो पहले से करते हैं। आपने एक मिनट मेरी पूरी बात पूरी। नरसिम्हा जब अभी दिल्ली के अंदर हिंदू युवा वाहिनी का पोस्टर जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगी थी, उसमें शिवराज चौहान के ने ये बोला कि इस देश को हिंदू राष्ट्र खाने की कसम खाते हैं। तलवार उठाई इन लोगों ने। दिल्ली पुलिस से जब जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने और हलफनामे ने दिया कि वहां कोई नफरती बात होती है, नफरत, तब वहां पे जस्टिस AM कलनकर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामा निकले में अपने दिमाग का इस्तेमाल तक नहीं किया है। वही अन्नपूर्णा जब गांधी जी की बापू की फोटो पे गोली मारती है, उसके बाद वो अपना नाम पूजा शकुन पांडे का के हिंदू रक्षक बनती है, तो आपकी आवाज सिल जाती है। तो आशुतोष वर्मा जी, आज आपने इतनी चीजें गिनाई, तो मैं चाहती हूँ आप इस बात पर भी टिप्पणी कर दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी ट्वीट में कहते हैं कि आपने हिंदुत्व को ऐसे इस्तेमाल किया है जब आपने योगी को MP बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो कोई अपॉइंटेड है? वो कोई अपॉइंटेड है? आपके राज्य की जनता ने डेमोक्रेसी में उन्होंने उनको इलेक्शन जीतकर नहीं भेजा। आप सिर्फ उनका ही नहीं और उनकी पार्टी का ही नहीं, आप क्या लोकतंत्र का भी इस तरह से अपमान नहीं कर रहे ये कह के कि आपने बनाया? जनता बनाती है, जनता ने बनाया, वो उस कुर्सी पे बैठे। जनता चाहती तो अखिलेश यादव बैठे होते। को मुझसे क्यों जोड़ रहे होते? और मैं तो कंडेम करता हूं, ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए कंडेम तो किया आपने। एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, नहीं हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, हम तो ओवैसी को कभी नहीं मानते। ओवैसी तो वैसे ही बीजेपी के पीछे खड़े होकर बात बोलते हैं। चलिए, वो तो जानते हैं कि जहां पर हम मजबूत होंगे वहां पर बीजेपी आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात? अवस्थी जी आशुतोष वर्मा जी को मैं जवाब देता हूँ। जब देश का गृह मंत्री ये कहता है कि EVM पर ऐसा बटन दबाना ताकि शाहीन बाग तक, ये सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका है। उन्होंने सर तन से जुदा होने की बात नहीं की, उन्होंने कहा अपने वोट के माध्यम से। और आप क्या चाहते हैं? ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है क्या? बटन EVM पर अपना उंगली दबा करके उस बटन पर, ये इससे ज्यादा शांतिप्रिय और आसान तरीका क्या है? इसको आप कहते हैं कि गलत है, इसको आप हेट स्पीच कहते हैं, इसको आप हेट स्पीच कहते हैं। आप इसको बड़े सभ्य भाषा वहां आप देखिए ना, जोधपुर में एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक नौजवान, और पीछे से आकर के उस पर छुरा भौंका जाता है। आपको यहाँ तलवार दिखाई देती है? ऐसी तलवार कहीं चली है क्या? मैं किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनरलाइज नहीं किया जा सकता इसको। देश का आम मुसलमान ऐसा नहीं है, वो अपने 2 जून की रोटी कमाने में लगा हुआ है। आप लोगों ने उसको सिर्फ एक वोट बैंक बना करके उसको इस हालत में छोड़ दिया है कि वो सिर्फ जुमे की नमाज के बाद फिर भड़कता है। वो आप ये बताइए, यही सवाल मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, अगर और मैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी का नाम ले रही हूं, आज 2 आशुतोष हैं, तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, पर मैं अपने फॉर्मर कॉलीग और वापस कॉलीग मेरे बन गए हैं जो पत्रकारिता में, उनकी तरफ इशारा कर रही हूं। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदुओं के साथ कब तक कश्मीर में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है? तब कोई क्यों नहीं आया था हेट स्पीच पर करने के लिए अमल? तब क्यों ये कहा जाता था? और ये बात मैं वहां से उठा रही हूं जहां राहुल ईश्वर ने छोड़ी थी कि उनको लिबरल सेक्युलर कहा जाता है जब आकर वो हिंदुओं के खिलाफ बोले।
और बुलाया जाता था यासीन मलिक को बुलाकर टेलीविजन पर इंटरव्यू किया जाता था और इंटरव्यू में वो कहते थे मैंने तो इंडियन एयरफोर्स के 4 सिपाहियों को ढेर कर दिया। तब हेट स्पीच को प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। उनको कहा जाता था कि वो स्टेक होल्डर है इन द पीस प्रोसेस इन कश्मीर। भूल गए हैं आप वो दौर? और आज आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी हेट फैला रही है? ये कारोबार कब से चल रहा है आशुतोष जी? अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालिए तो आपको इस कारोबार का पूरा इतिहास पता चल जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो सुहेल सेठ को जिन लोगों ने बुजुर्ग किया मैं उनको कंडेम करता हूं। उनको बिल्कुल बुजुर्ग करने का कोई अधिकार नहीं है। कंडेम करने से कुछ नहीं होता है। FIR दर्ज कीजिए, जेल में भेजिए। I wish I could do that। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नाविका जी पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे अविनाश जी हो चाहे आप हो, हम लोगों को ये जो हिंदू विक्टिमहुड है इससे बाहर निकलना। अभी मेरे पास ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, जिन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा मुसलमानों को जिंदा जला देना चाहिए। डुमरियागंज के एक विधायक है, डुमरियागंज के गलत है। डुमरियागंज के एक विधायक है राघवेंद्र सिंह, एक मिनट, डुमरियागंज के विधायक है, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, एक डुमरियागंज के विधायक है राघवेंद्र सिंह। चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कहा, जो हमको वोट नहीं देते हैं उनके खून में मुसलमानों का खून बना हुआ। अब सवाल इस बात, इन दोनों के खिलाफ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें न तो FIR दर्ज हुई, न इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई। पहली बात, ये जो विक्टिमहुड की बात है, न हिंदू विक्टिमहुड होना चाहिए न मुस्लिम विक्टिमहुड होना चाहिए। इसलिए मैं ओवैसी की हर भाषा का मैं को कंडेम करता हूं। लेकिन इनकी तरफ भी ये जो बार बार जो खड़े होकर कहते हैं कि यार हिंदुओं को बार बार किया था, आप क्यों नहीं बोलते? मुझे याद पड़ता है लाल कृष्ण आडवाणी जब देश के गृह मंत्री थे तो कश्मीर के आतंकवादियों को बुला के दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग की गई थी, और मैं तब यंग रिपोर्टर था और मैंने कश्मीर मेरी बीट हुआ करती थी, और वो दिल्ली आए, उनसे गृह मंत्रालय में उनके साथ मीटिंग हुई और वो वापस चले गए। तो अब क्या वो स्टेक होल्डर है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने ब्लंडर किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में हमको अतीत से सीखना पड़ेगा। ये बार बार जो देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, देश का आर्मी चीफ हिंदू है, देश के चीफ जस्टिस हिंदू हैं, सारे राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और उसके बाद बार बार हिंदू 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 अगर है तो इसका मतलब यह कि हम सब लोग बहुत कमजोर हैं इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी अगर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, तो इससे बड़ी कमजोरी देश के प्रधानमंत्री की हो नहीं सकती है कि आपके रहते हुए भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। पर इसी देश में कहा गया था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ पर, और उनको बेइज्जत बरी किया गया। राहुल ईश्वर जी, ये इसी देश में हुआ था ना? नाविका जी, सिर्फ यही पॉइंट, 2016 में मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं, मैं एक सेकंड 2016 में मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं, मगर मैंने साध्वी प्राची के खिलाफ एक FIR दर्ज किया क्योंकि साध्वी प्राची ने वो मुस्लिम मुक्त भारत के लिए कॉल किया। हम सब ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी दर्ज किया। बट 13 अप्रैल 2022, करीब एक महीने पहले अकबरुद्दीन को एक्विट किया गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम सबने देखा उन्होंने क्या कहा, मगर कैसे ये हो सकता है कि कोई एविडेंस नहीं है? तो इसीलिए जस्टिस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं है। किसी भी स्पेक्ट्रम से अगर हेट हुआ तो कम से कम कंविक्शन होना चाहिए, कोई सजा होना चाहिए। मगर जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन हैदराबाद में अभी भी हेट स्पीच करके और अभी भी कार्यवाही कोई ब्रिटेन और अमेरिका की पुलिस करेगी या ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार करेगी? नहीं, आपका बस चले तो आप शायद मिडिल ईस्ट से बुला ले, क्योंकि आप तो बड़े खुश हुए थे ना जब उंगली उठी थी। एडिटर इन चीफ महोदया, कार्यवाही तो देश की सरकार और देश की पुलिस ही तो करेगी, फिर ये उसको क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ देगा? इसलिए कि एजेंडा चलाते हैं। माफ कीजिएगा, देश की कोई पुलिस नहीं होती, पुलिस होती है राज्यों की। जिस दिन देश की पुलिस घुसेगी किसी राज्य में, सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले कौन होंगे अंदाजा लगा लीजिए, और दर्शक भी अंदाजा लगा लेंगे। मैं आपने टाइम नहीं दिया, मैं इसको एक चीज को मैं भी कर दूं, ये भूल चुके तो अवस्थी जी के मुझे बताइए अगर, और ये सवाल मैं आज पटल पर रखती हूं, मैं ये सवाल रखती हूं कि जब मतलूब अहमद
65 दिन तक फरार रहे करौली की हिंसा करने के बाद। मैं मानती हूं कि उनके साथ और भी लोग हैं जिनको करना चाहिए, गुर्जर, राजा राम गुर्जर और मतलूब अहमद। राजस्थान की पुलिस आज तक उनको पकड़ नहीं पाई है। 65 दिन हो गए हैं। उन्होंने जो किया वो सही था? देखिए, ना तो मतलूब से कांग्रेस का कोई मतलब है और राजा राम गुर्जर पकड़ने से तो है। हाँ, पकड़ने से, लॉ एंड ऑर्डर से बिल्कुल मतलब है। लेकिन जब तो आप जब बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जब उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला, मतलूब अहमद को आपने जेल में डाला क्या? केंद्र से समर्थन मिल जाएगा तो फिर राज्य की पुलिस क्या करेंगी, ये हमने बहुत देखा है। और सुन लीजिए, एक चीज और बता दे रहा हूं, राजस्थान के कॉर्पोरेटर को मिलता है। बिल्कुल राज्यसभा में इलेक्शन है इसलिए कॉर्पोरेटर बचाए जा रहे हैं। नहीं बताइए ना, कोई तो फॉर्मूला होगा आपके पास मोदी को ब्लेम करने के लिए। नहीं 30 सेकंड एक चीज और मैं बताऊं। अवनेश जी हमारे विचारक तो हैं ही हैं, लेखनी के भी सिपाही हैं ये। जब ये ऐसे आदमी एक तरफ काम करते हैं तो मैं बड़ा निंदा करता हूं। इनको स्मृति ईरानी तो मंत्री हैं, माता दुर्गा के लिए क्या कहा था वो शब्द ही नहीं बताएंगे। कितना निंदनीय वर्ड था। आपको वीडियो भेज दूं और नहीं है तो आप उस पर डाल के देख। और आपकी पार्टी से जब उनको नाचने वाली गाने वाली बताया जाता है तो वो तो निंदनीय नहीं होता ना, वो तो नहीं निंदनीय होता ना। आपकी पार्टी ने निकाला आज तक, आज तक निकाला, वो केस अब तक कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पब्लिक बॉस होती है और मैं पब्लिक। हरदोई की सभा में प्रधानमंत्री जी ने मट्टी उठाकर कहा, मैं खून की मित्रों, मैं ये खून की सनी हुई मिट्टी हाथ में लेकर आपको दिखाता हूं कि वोट कहां। ये देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर लोग प्रधानमंत्री को अपना आइडियल समझते हैं, अपना आदर्श समझते हैं, अपना हीरो मानते हैं। लेकिन जब वो खून से सनी मिट्टी उठा के हाथ में लेते हैं तो ये देश में क्या मैसेज जाता है यूथ के प्रति? फिलहाल आप हाथ में लीजिए पानी का ग्लास और पब्लिक के सवाल सुनिए। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से सवाल पूछ रहे हैं, जब शिवलिंग जैसी आकृति का मजाक बना तब खुद को सेक्युलर कहने वाले कहां थे? मनोज रावत चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या हिंदू पक्ष जब सड़कों पर उतरेंगे तब हिंदुओं के दर्द को महसूस किया जाएगा? ये सवाल अब आ रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, जवाब दीजिए। लोग पूछ रहे हैं इस देश में। मैं बता रहा हूं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू कभी इस तरीके से हिंसात्मक नहीं होता है जैसा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विश्लेषण बनाना चाहते हैं। और ये हिंदू को रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी तो पॉलिटिकल एंगल, आप भी तो जब मुसलमानों MY फॉर्मूला होता है तो आप भी तो किसी को रिप्रेजेंट करते होंगे। आप बीच में मत बोलिए, आप मुझसे सवाल का जवाब ले लीजिए। इत्तेफाकन हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल मत बोलिए, कतई नहीं ठीक है, आप डिबेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सवाल आप पूछेंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, जितने लोग बैठे उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। इस देश के सबसे ऊपर पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर 2014 के बाद से अपनी पार्टी के ऊपर ये चीजें कह लेता, ये ना कहता कि मेरे दिल में जगह नहीं रह गई, मैं कपड़ों से नहीं पहचानता, तो नीचे की लाइन नीचे तक सुधर जाती। लेकिन अफसोस ये है कि बात तब हो जाती है जब कल कंट्रीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तब अगर देश को आगे करना दिए, आगे ये स्टेप लेना पड़ा। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गलतियां नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। असल में बैठे हुए उनके ऊपर आका जिन्होंने उनको शय दी है, वो सारे इनके जो है आगे बढ़ाने की तैयारी है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट बड़ी हुई है और कंडेम नहीं करते। मैं तो कहता हूं जो हिंदू के लिए बोल रहा है वो गलत है, जो मुस्लिम के लिए बोल रहा है वो गलत है। राजनीति मेरा धर्म है, मेरी राजनीति नहीं है। अवनीजेश जी आपके पास भी आऊंगी मैं, लेकिन मैं आशुतोष वर्मा जी को याद दिलाना चाहती हूं कि शायद इनके ही पूज्य मुलायम सिंह जी थे जिन्होंने एक पब्लिक स्पीच में कहा था, मैंने आप लोगों के लिए 16 कार सेवक को मार दिया था। इससे ज्यादा मैं क्या कभी नहीं कहा था नविका जी, मैंने याद रखना चाहिए। कभी नहीं कहा था, ऐसा कभी नहीं कहा था। मिसकोट कर रही वो तो अकबरुद्दीन में भी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ नहीं कहा था। नहीं वो गलत कहा है, उसने लेकिन जो कंडेम करता हूं। चलिए आप गलत तरीके से मिसकोट कर रही हैं यहाँ पर खड़े हो। अवनीजेश जी मैं गलत कह रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ, शायद मुझे इतिहास का इतना पता नहीं है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, गर्लफ्रेंड जैसा किसने यूज किया। अब आप सुन लीजिए ना, अभी आप कह रहे थे कि डिबेट ऐसे नहीं होती, तो डिबेट आप सुन लीजिए। आप
डिबेट में सुन लीजिए आप, बड़ी साफ सी बात है। अभी नाविका जी ने कहा कि पब्लिकली कहा और उसको आपने मना कर दिया। ये आपकी राजनीति है। ये आपके अध्यक्ष हैं जो कहते हैं ये बीजेपी वाली वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। बताओ आप लगवाओगे क्या? जिसका बौद्धिक स्तर ऐसा हो, जिसका बौद्धिक स्तर ऐसा हो कि जो कहे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, आज तक माफी नहीं मांगी। 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। और बताता हूँ, नहीं अभी आपको और बता देता हूँ भाई, अभी आप क्यों समझने के लिए कर रहे हैं आपके वर्ग? अरे भैया हाँ अच्छा, इसको समझना चाहिए कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझ भैया यहाँ पे बैठा हुआ, पैनल में बैठा हुआ कोई और व्यक्ति समझा सकता हो तो जरूर समझाए, या वैसे अदरवाइज समझा सके तो समझा दे मुझे। बर्ग साहब ने क्या कहा, एसपी हासन ने क्या कहा, लगाई तो नहीं, क्या कहा? आपने लगवाई तो नहीं, हमने भाई तो ये साहब कहा आपने लगवाई तो नहीं, हमने ये कहा नाविका जी, आपने लगवाई तो नहीं, क्योंकि वो तो बीजेपी की वैक्सीन है। भास्कर ने कहा 40-50 लाख लोग मरे हैं, उनके मृत्यु के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो छपाया जाना चाहिए था ताकि लोग याद तो रखते। चलिए, सारी दुनिया गलत है, देश के 200 करोड़ लोग गलत हैं और आप लोग सब भी वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की वैक्सीन कहते हैं इसे। ये आपकी समझ हो सकती है, लेकिन पब्लिक की समझ कैसी है, आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। पुष्पांजलि शर्मा और हमारे साथ 2 सवाल आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरा सवाल हेट स्पीच को लेकर है। हेट स्पीच को लेकर जब भी कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो मीडिया में इसको लेकर विक्टिम कार्ड खेला जाता है, ऐसा क्यों? मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल है कि हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस सो करके जागी है क्या? इससे पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? दोनों सवाल हैं। पहला सवाल सुहेल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये विक्टिम कार्ड सही है या दिल्ली पुलिस का इतनी देर से जागना? दोनों गलत है। विक्टिम कार्ड तो पॉलिटिकल होता ही है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई इस देश में जो विक्टिम है उसे ज्यादा सिंपैथी मिलती है। जहां तक कानून का सवाल है, और मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस को नहीं ब्लेम करूंगा, दिल्ली पुलिस भी कितना कुछ कर सकती है। आपकी जो कानून की प्रतिक्रिया है, द स्विफ्टनेस ऑफ जस्टिस, वो होनी चाहिए। हेट स्पीच मस्ट बी ऑन द टॉप ऑफ आवर जुडिशियल एजेंडा इन इंडिया। आप बोलते हैं ना कि पॉस्को, टाडा, ये वो, आप पीएमएलए में इतना फास्ट ट्रैक करते, हेट स्पीच के लिए आप एक सेपरेट डिस्पेंसेशन पैदा कीजिए और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी निंदा नहीं, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जब आप एक डेमोन्स्ट्रेबल सजा दिखाएंगे तब ये बात ठीक होगी। क्योंकि जैसे वो भाई साहब ने कहा समाजवादी पार्टी के, कि अगर इतनी लिमिटेड कन्विक्शन हुई है और उस कन्विक्शन में भी इतना लिमिटेड सेंटेंसिंग हुई है, तो लोग कहेंगे कि भाई मैं जो कहता हूं मैं कह लूंगा, बाद में देखी जाएगी। ये बाद में देखी जाएगी हैज टू स्टॉप। इसको खत्म करना होगा, नहीं तो ये देश को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आशुतोष वर्मा जी, मैं अपने शो पर कभी भी कोई गलत फैक्ट्स नहीं जाने देती। लाइट डिटेक्टर टेस्ट इस शो की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी हो, किसी भी तरफ से हो, किसी आइडियोलॉजी से हो, वो गलत फैक्ट नहीं कह सकता। मैं शायद 1990 में अभी पत्रकार छोटी सी बनी ही थी, ट्रेनी थी, लेकिन 1990 की मेरी रिसर्च टीम ने अखबारों की कटिंग्स दी हैं और कहा है 1990 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान हमने देश की एकता के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उसमें 28 लोग मारे गए। अगर और मारने होते तो हमारे सुरक्षा बल और मार देते। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम गोपनीय बात बता रहे हैं, अगर हम मस्जिद नहीं बचाते तो उस दौर के कई मुस्लिम नौजवानों ने हथियार उठा लिए थे। वे कह रहे थे कि जब हमारा पूजा स्थल ही नहीं रहेगा तो देश हमारा कैसे। इन सवालों को आपको जानना होगा। इस मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी को अभी भी मुस्लिमों का समर्थन मिलने का दावा किया। ये मैं नहीं कह रही, ये फैक्ट फाइल है। भी बता दीजिए, ये फैक्ट फाइल है। अखबार का नाम बता दीजिए सौरभ जी। अखबार दैनिक भास्कर और द वायर दोनों ने छापा है।
और मैं कोट कर रही हूं, मैं कोट कर रही हूं, द वायर ने भी कहा है, द वायर को तो कम से कम आप हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले वेबसाइट नहीं कहेंगे, उन्होंने भी कोट किया है। मेरी तरफ से ये प्रयास किसी को भी गलत ठहराने का नहीं है। मैं किसी पर कोई विशेष पर्सनल टिप्पणी नहीं करती। किसी कार सेवकों पे इसलिए जलाया गया कि मुझे वोट चाहिए। उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री के नाते जो भी कानून ऑर्डर के लिए करना था मैंने करना था और आगे भी करना पड़ता था। आशुतोष वर्मा जी, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये प्रयास मेरा किसी को गलत या किसी को छोटा दिखाने का नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट दिखाने के लिए मैंने ये आपके सामने रखा है। और अब मैं ये लिंक्स आपको भेज दूंगी, और अगर आप फिर भी कन्विंस ना हो तो फिर मैं ऐसा करूंगी, अगले शो पर जब आपको बुलाऊंगी और मुझे आप गलत प्रूव कर देंगे, मैं आपसे माफी मांग लूंगी, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन हम सबका जो गुरु होता है वो होता है तथ्य, वो होता है फैक्ट, और हम फैक्ट को आपके सामने रख रहे हैं। अब द वायर पढ़ने के आप शौकीन होंगे, नहीं होंगे तो मैं लिंक भेज दूंगी। लेकिन आज हमने एक सहज डिबेट की। इस देश में कहीं पर भी नफरत की जगह नहीं है। हमें इस देश में, जिस तरह सुहेल सेठ जी ने कहा, हमें इस देश में क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, नौकरी, अपने बच्चों की पढ़ाई और बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी, हंसी खुशी। हम इस देश में, इस दुनिया में खुशियां तलाशने आए हैं, गम बटोरने थोड़ी, नफरत फैलाने थोड़ी। क्योंकि नफरत फैलाने वाला या नफरत में रहने वाला खुद खुश नहीं रह पाता। हमारे एक उपनिषद में भी लिखा है, सत्यम वद धर्म चर, यानी सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। वो धर्म कोई भी हो। धर्म के नाम पर जब झूठ और दूसरे धर्म का अपमान किया जाने लगे तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इस एफआईआर की सूची को कम से कम पहली नजर में पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने एफआईआर पर राजनीतिक लाइन ले ली है, जबकि वो खुद बैरिस्टर हैं और अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए सक्षम हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि हर एक को इस देश की अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए और अदालतों के साथ साथ जनता की अदालत में भी भरोसा रखना चाहिए। जनता जो है वो सब जानती है और जनता सब देख रही है, समझ भी रही है, क्योंकि आप राजनीतिक ध्वस्त कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन जनता को कोई बेवकूफ लंबे समय तक नहीं बना सकता। आज बस यही मेरा नजरिया है। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा नहीं, क्योंकि देश की ताजा खबरें टॉप 50 लेकर आ रही हैं।